प्यारी कहाँ है? कौन प्यारी? मैं किसी प्यारी को नहीं जानता। वो साइकिल वाला ने जैसे ही ऐसा कहा, एक हंसी जंगल में गूंजी। वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके प्राण चली गई। चार डोंगरी का किस्सा। ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये कहानी है उन रास्तों की जहां कदम तो इंसान के होते हैं लेकिन लौटता कोई और है। ये कहानी है चार डोंगरी की। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, आपकी सुन्नी बदन पर एक सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये प्यारी है कौन, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो दोस्तों, अपना हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, चलते हैं और एक भूतिया सफर पर। बंदिया गांव एक छोटा सा गांव है जो घने जंगलों के बीच रहता है। बंदिया गांव से मधुपुर करीब 12 किलोमीटर का रास्ता है। इसी दोनों गांवों के बीच में आता है चार डोंगरी, जो घने जंगलों और घाटियों से घिरा हुआ है। मधुपुर और चार डोंगरी के रास्ते में एक पुराना जजर सा ढाबा था। ढाबे पर 3 आदमी बैठे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी लेकिन उनके चेहरों पर पसीना था। भैया, मैं साफ कह रहा हूँ, वो चार डोंगरी की प्रेत साधारण नहीं है, और वो महुआ का पेड़। अरे नाम मत ले उस मनहूस जगह का, उसका तो नाम सुनते ही बदन में ठंडी लहर दौड़ जाती है। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा है। कल ही वहां किसी अनजान आदमी का शरीर मिला है, बिना खून के। मैंने सुना है वो एक सवाल पूछती हैं कि प्यारी कहाँ है, और अगर गलत जवाब दे दिया ना तो सीधा मौत। आज तक किसी को इसका सही जवाब नहीं पता कि प्यारी कौन है और वो पूछती क्यों है। तीनों चुप हो गए। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। उसी वक्त मधुपुर की तरफ से आती दिखी एक पुरानी मोटरसाइकिल। उस पर बैठे थे 2 नौजवान, अभिषेक और रमन। दोनों बैंक कर्मचारी थे। नए नए ट्रांसफर होकर इस इलाके में आए थे। समय करीब 12 बज रहे। अभिषेक, ये इलाका कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? अरे यार, नया इलाका है इसलिए ऐसा लग रहा है। अभिषेक यार, जरा देखना, रास्ते में अगर कोई मिले तो बंदिया गांव जाने का रास्ता पूछ लेना। ठीक है रमन। डरते घबराते बातें करते कुछ दूर चलने के बाद दोनों की नजर उसी पुराने ढाबे पर पड़ी। उन्होंने बाइक रोकी और ढाबे की ओर बढ़े। चाचा, बंदिया गांव किधर से जाएगा? अभिषेक का इतना कहना था कि ढाबे पर बैठे तीनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जीते जी किसी ने मौत को दावत दे दिया हो। तुम दोनों को मरने का बड़ा शौक है क्या? जानते भी हो कहाँ जा रहे हो? तो तुम दोनों इस इलाके में नए हो क्या? हाँ, हमारा अभी ट्रांसफर हुआ है। इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं। तो सुनो, चार डोंगरी के रास्ते जो भी गया है वो वापस लौटा नहीं है। चाचा, क्या है उस चार डोंगरी में? हमें जाना जरूरी है। अगर जा ही रहे हो तो दिन डूबने से पहले वापस लौट आना, वरना अगर शाम या रात हो गई ना तो तुम दोनों अगली सुबह नहीं देख पाओगे। ढाबे वालों के मुंह से ये सब बातें सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों डरने लगे। लेकिन क्या करें, सीनियर का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। चाचा, हम मजबूर हैं, सरकारी काम है। लोन लेने वालों के घर और जमीन का सर्वे करना है, जाना तो पड़ेगा ही। तो सुनो, एक बात याद रखना, कोई रास्ते में तुम्हें रोके तो गाड़ी मत रोकना। और सुनो, कहते हैं चाल डोंगरी में जाते समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन वापसी में एक औरत दिखाई देती है। वो सवाल करती है कि प्यारी कहाँ है। प्यारी? कौन प्यारी? इसका जवाब किसी को नहीं पता। अगर जिंदा लौटना चाहो तो बंदिया गांव में भूषण दा को ढूंढना, शायद वो कुछ जानते हों। और दुआ करना कि प्यारी के बारे में पूछने वाली तुम्हारी नजर में ना आए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। अभिषेक और रमन एक दूसरे को देख रहे थे। उनके सामने रास्ता था और रास्ते के आगे शायद मौत। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही बाइक उस रास्ते पर चढ़ी, हवा का मिजाज बदल गया। अभिषेक, तुझे भी लग रहा है ना कि यहाँ हवा कुछ अलग है?
हाँ रमन, मुझे भी ऐसा लग रहा है यार। ये जंगल तो बहुत खतरनाक लगता है। अरे यार, तू भी ना उन गांव के बूढ़ों की बातों को दिल पर ले रहा है। मैं तो तेरा मजे ले रहा था। नहीं रमन, सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। अभिषेक रमन को समझाता रहा, पर रमन गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाते हुए चल रहा था और अभिषेक को डरपोक बता रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर रास्ते के किनारे एक छोटी सी बांस की टपरी दिखाई दी। अरे रमन, तूने देखा क्या? वो बांस की टपरी, ना वहाँ चूल्हा जल रहा था, ना कोई इंसान का नामो निशान। अरे भाई, जंगल की टपरी है, कभी खुलती है कब बंद रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टपरी से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखा जो देखने पर बहुत डरावना लग रहा था। जैसे जैसे बाइक पेड़ के पास आती गई, वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज होती गई। जैसे ही बाइक पेड़ के बिल्कुल पास पहुंची, एक जोरदार हवा चली। अभिषेक, ये क्या था यार? मैं तो कब से कह रहा हूँ तुझे। यार सच में ये जगह ठीक नहीं। अभिषेक, तू गाड़ी मत रोकना। चाहे कुछ भी हो जाए रमन, तू पीछे मत देखना। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। कुछ देर के डरावनी सफर के बाद जंगल हल्का हुआ। दूर से कच्चे घरों की छत नजर आने लगी। आखिरकार चाल डोंगरी को पार करते हुए वो दोनों बंदिया गांव पहुंच गए। पर दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो होना चाहिए था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके बाद जो कहानी शुरू होगी ना दोस्तों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाएगी। तो आगे दिल थामे बैठे रहिएगा। रात के 10 बजे होंगे। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर बसी छोटी सी चाय की दुकान में हल्की हल्की रोशनी टिमा रही थी। टेबल पर रखा लालटेन झपक झपक कर चल रहा था, मानो हवा से लड़ रही हो। दुकान लगभग खाली थी, सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। राघव गांव का जवान लड़का जो रोज रात की चाय पीने आता था। राजू शहर से आया हुआ जो पहली बार इस गांव और इस दुकान पर पहुंचा था। दुकानदार थका हुआ सा आदमी स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर नींद और थकान के साथ एक अजीब सा डर भी झलक रहा था। क्यों चाचा, आज तो दुकान पर सन्नाटा है, लगता है सब लोग जल्दी सो गए। चाय वाले ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखें बुझी हुई सी थी। कैसा जमाना। पहले मेरी दुकान पर बुजुर्ग आया करते थे, गर्म चाय पीते और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। कुछ मजेदार, लेकिन ज्यादातर डरावनी। अब कोई कहानी सुनना ही नहीं चाहता। भूत प्रेत की बातें, ये सब तो दादी नानी की कहानियां हैं। असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो शायद मैं आज भी हंस रहा होता। चाय वाला लालटेन की लौ को सीधा किया और दोनों ग्राहकों की ओर झुक गया। तुम लोग कहो तो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। सच्ची घटना वाली कहानी सुनाइए। कई सालों पहले हर शाम एक बुजुर्ग आया करते थे यहाँ। सफेद मुझे झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी थकान। हर बार एक ही बात कहते, बेटा शाम के बाद रेलवे ट्रैक के उस मोड़ पर मत जाना। मैं भी हंस देता था, सोचा बुढ़ापे में वहम हो जाता है। लेकिन एक रात उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी कहानी सुनाऊंगा। आज की चाय मेरी आखिरी चाय है। उस रात दुकान पर और कोई नहीं था। मैं और वो बस यही 2 लोग, राजू और राघव, चुपचाप सुनते रहे। बाहर हवा सरसराने लगी थी। उन्होंने बताया, सालों पहले जब वो जवान थे, देर रात घर लौट रहे थे। रेलवे ट्रैक के पास जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और हाथों में पायल। वो धीरे धीरे रो रही थी। बुजुर्ग पास गए और पूछे, क्या हुआ बहन, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? वो औरत रोते रोते ऊपर देखी और बुजुर्ग ने देखा उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक काली गहरी खाई। वो औरत धीरे धीरे रेल की पटरी की तरफ चली गई। बुजुर्ग पीछे पीछे जाते रहे, जैसे किसी अजीब ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। वो औरत हवा में गायब हो गई। राघव की उंगलियां कांप गईं। फिर क्या हुआ? पर अगली सुबह लोगों ने ट्रैक पर एक लाश देखी।
वो लाश उसी बुजुर्ग की थी। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह गायब था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। राजू और राघव एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। चाय वाले ने फुसफुसाकर कहा, और जानते हो, उस बुजुर्ग ने अपनी आखिरी चाय यहीं पी थी, यहीं, इसी बेंच पर। अचानक लालटेन जोर से टिमटिमाई और बुझ गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजी, छन्न छन्न, पायल की आवाज, जैसे कोई बहुत पास आ रहा हो। राघव कांपते हुए बोला, राजू, ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन अगले ही पल दोनों ने साफ देखा। दुकान के ठीक बाहर, सड़क के किनारे, एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी खुले, बाल, चेहरा बिल्कुल काला। राजू चीखने ही वाला था कि चाय वाले ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें अब बिल्कुल बदल चुकी थीं, गहरी, डरावनी और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में भैरवपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग डर के वजह से शाम होते ही दिखाई नहीं देते थे। उस वक्त गांव में कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। उसी गांव के पहले रतनलाल का एक कुटिया था, जहां पर शाम को उसके दोस्त बैठकर डरावनी बातें किया करते थे। उस दिन मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। दोनों तरफ कुर्सी लगाकर आग जला रहे थे। जंगल से जानवरों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे किसी की तड़प में याद कर रही हूं। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी माधव कहता है, रामू काका, कभी अपने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है? कहते हैं उस हवेली में जब रात को 1 बजता है तो रोज रात को औरत की रोने का आवाज सुनाई देता है, लेकिन कभी किसी ने अभी तक अंदर जाकर नहीं देखा है। कौन सी पुरानी हवेली की बात कर रहे हो? कहीं वो तो नहीं जिसमें बारिश आने के कारण हम लोग उस रात वहीं पर गुजारे थे? हाँ काका, मुझे भी याद आया। उस वक्त हम चारों जंगल में गए थे, लेकिन अचानक जोर से बारिश आने के कारण हम लोग घर नहीं आ पाए, तो उस रात हमें वहीं बिताना पड़ा था। वो सब तो ठीक है माधव, लेकिन आगे तो बोलो क्या हुआ था? काका, एक बार मेरा भाई उस हवेली के रास्ते देर रात से घर आ रहा था। वो साइकिल लिया हुआ था। तभी अचानक उस साइकिल का चैन वहीं पर टूट गया और वो घबरा गया। साइकिल का चैन बनाते बनाते उसका हालत खराब हो गया था। फिर वहीं औरत की रोने की आवाज उसको सुनाई दी थी। उस वक्त वो साइकिल लेकर तुरंत वहां से घर भाग आया। आने से बाद उसका तबीयत 2-3 दिन तक खराब रहा था। उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है मुझे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर उसके साथ हुआ था। तब तो काका हमें जरूर जाकर पता करना चाहिए कि आखिर उस हवेली के राज क्या है। क्या आप सबको नहीं लगता है कि हमें जाकर पता करना चाहिए कि कौन औरत है जो रोज रात को डरावनी आवाज में रोती है? आग। माधव की बातों को सुनकर सन्नाटे के साथ वहां पर डर का माहौल बन गया था। रतनलाल और काका चेहरा बिल्कुल सूखा पड़ गया था। अकेले सुनसान जंगल के किनारे वो अकेले बैठ के बातें कर रहे थे। आग की लपटें भी उनको ठंड लग रही थी। सुनसान हवेली की बातें सुनकर चारों का सोचने की क्षमता मंद हो गई थी। काका भी उस दिन हैरान हो गए थे। माधव को उस झोपड़ी पर के पास बैठे बैठे रात के 11 बज गया था। डरावनी बातें की वजह से वहां की ठंडी हवाएं एक साथ चल रही थीं। तो माधव, क्यों ना आज रात हम लोग वहां उस हवेली में चला जाए? अकेले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जा सके। अगर हम चारों लोग एक साथ रहेंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। आज तक तो सिर्फ हम लोग कहानियां ही सुने थे, लेकिन आज शायद हकीकत भी देख लें। माधव जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे तो सुनना आसान लग रहा है, लेकिन अचानक औरत की रोने की बात, ये तो एक डरावना माहौल बना दे रहा है। तो क्यों ना आज रात हम चारों लोग उस हवेली में चला जाए? आज तो मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है। कल का क्या पता कौन रहेगा कि नहीं रहेगा। आज जब इसकी बात हो ही गई है तो पता करने में हमारा क्या जाता है। वैसे भी वो औरत वाली हवेली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम सब कम से कम समय में वापस भी लौट आएंगे। रतनलाल, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोलो।
सबकी बातें तो आज रात कुछ नया करने के लिए कह रही हैं, लेकिन अभी तक तुम केवल सुन ही रहे हो। क्यों, क्या बात है? नहीं काका, वैसी कोई बात नहीं है। जब सब लोग कह रहे हैं तो वही किया